हाँ, बॉल अगर रजनीकांत की हो फिर कुछ भी हो सकता है भाई। एक बार रजनीकांत सचिन तेंदुलकर से मिले, उन्हें पूछा रजनीकांत ने, हाउ मेनी रन्स कैन यू स्कोर ऑफ वन बॉल? सचिन बोले, आई कैन हिट इट टू स्ट्रेट सिक्स मैक्सिमम। सचिन बोले रजनीकांत से, हाउ मेनी रन्स यू कैन स्कोर इन अ बॉल? मैं 24। हाइजेनबर्ग एक बार जा रहे थे स्कूटर से, ट्रैफिक लाइट तोड़ दी, हवलदार आया। हवलदार से उनसे कहा कि तुम्हें पता है तुम कितनी तेज स्कूटर चला रहे हो? पता है तुम कितनी तेज चला रहे हो स्कूटर? हाइजेनबर्ग बोला नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कहाँ हूँ। आपके इस कमरे में ऐसे कैमरास लगे हुए हैं जो मोशन सेंसिटिव है, मतलब दे कैन सेंस द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दे कैन सेंस द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दे कैन सेंस द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे इनका जो कैमरा है इनका शटर क्लिक करेगा और शटर की क्लिकिंग से आपको एक पिक्चर मिलती जाएगी। मैं ऋतिक सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 8 है आज हमारा, और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतिम हिस्से की स्टडी शुरू करने वाले हैं। बच्चों, आप इस समय जिस समय पर हैं, दिसंबर लगभग आधा निकल चुका है और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगभग 4-5 महीने हैं नीट 2022 होने के लिए। तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं और नीट 2023 देंगे, इट इज द राइट टाइम फॉर यू टू बकल अप, है ना। इट इज द राइट टाइम फॉर यू कि अब आप अपनी तैयारी को सीरियसली लेना शुरू कर दें। जो भी कमियां आपने छोड़ी थी 11वीं की प्रिपरेशन में, उन कमियों को अब दूर करने का समय आ चुका है, क्योंकि अगर अब से आप सीरियसली तैयारी करना शुरू करेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन आपके पास लगभग 1.5 साल बचता है ना। लगभग 1.5 साल सफिशियंट है कि जिसमें आप अपने पुराने सारे पाप भी धो सकते हैं। जो भी गलतियां आपने की हैं, जो पाप आपने किए हैं, वो पाप आप धो सकते हैं, प्लस अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, नीट में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम। मैं यही कहूँगा, मेरा सजेशन यही है कि भाई हम अब किसी भी तरीके की देरी ना करें, किसी भी तरीके की हम ये ना सोचें कि यार अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी भी तरीके के डिलेमा में रहने की जरूरत नहीं है ना। आपके इस डिलेमा को देखते हुए ही देख लीजिए, मतलब आपको देखते हुए कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, रफ्तार बैच हैज बीन लॉन्च, जहां पर आपको पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म के सारे टॉप से टॉप टीचर्स एकदम मस्त कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं नीट लेवल का, जो आपकी तैयारी के लिए आपको बूस्ट कर रहा है। और आपके रिस्पॉन्सेज देख के, आपका प्यार देख के लग भी रहा है कि हाँ आप इसका सही से फायदा उठा रहे हैं ना। तो एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। प्लीज डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इसका यूज कीजिए। जो बच्चे यहाँ पर ड्रॉपर्स हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं, उनसे मैं यही बोलूंगा, भाई कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब जो समय है ना वो उड़ेगा। ये 4-5 महीने उड़ते हैं। जो बच्चा तैयारी, जो नीट 2022 देने वाले बच्चे हैं, जो 2022 में नीट देंगे, उनके लिए अब समय उड़ने वाला है। टाइम्स गोना स्टार्ट फ्लाइंग। कारण अब वो समय है जब तुम्हें रिवीजन करना है, पूरे साल भर, 2 साल की मेहनत को समेटना है, सारी तैयारी को एक बार में समअप करना है, और उस तैयारी को समअप करके उस तैयारी को यूज करना है, कैपिटलाइज करना है, उस तैयारी का यूज करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने टारगेट तक पहुंचना है। इसलिए वो दोनों ही बच्चे, जो 11th में हैं और जो 12th में हैं, इट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू ऑल। तो मेरी सलाह यही है कि इस क्रूशियल टाइम का यूज जरूर करें, इसे मिस ना करें, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज का जो हमारा लेक्चर है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 8 है, इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, या फिर मैं आपसे कहूं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, पिछले लेक्चर की जो कहानी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग डिब्रोगली हाइपोथेसिस तक पहुंच गए थे, और डिब्रोगली हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस हमें करने बाकी थे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिब्रोगली वेवलेंथ का 3 फॉर्मूले आपको बताए थे मैंने। लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/√2m k, where k is kinetic energy and lambda is equal to
2m q into v, where q is the charge on the particle and v is the accelerating potential or stopping potential. इस फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बताया था फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू 12.25 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मास रखेंगे आप, जो भी पार्टिकल होगा, जो भी चीज होगी, इसमें जो आप मास रखेंगे वो हमेशा किलोग्राम में रखेंगे, वरना आंसर गलत आएगा। तो डी ब्रॉगली के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों कि हमें मास जो है वो किलोग्राम में रखना है। इसमें रखना है किलोग्राम। क्लियर है ना मेरी बात? तो हम लोगों को मास बच्चों किस में रखना है? किलोग्राम में रखना है, ठीक है। तो चलिए, ये फॉर्मूले हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। इन फॉर्मूलों के बाद आइए शुरू करते हैं कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस। जैसे पहला प्रश्न है, a body of mass 20 grams is moving with a velocity of 500 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट या फिर फाइंड, कैलकुलेट लिखने में बहुत टाइम लगेगा, फाइंड इट्स डी बड़ोगली वेवलेंथ निकालनी है। कौन सी वेवलेंथ निकालनी है? डी बड़ोगली वेवलेंथ। आइए निकालते हैं बच्चों, इसकी डी बड़ोगली वेवलेंथ निकालते हैं। चलिए, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मास दिया है, वेलोसिटी दी है, क्या लगाएंगे बच्चों? लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। m क्या होगा बेटा? m होगा मास ऑफ बॉल, मास ऑफ बॉल जो कि होगा 20 ग्राम। जैसे आप रखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। मैंने बताया ना, मास इज ऑलवेज फॉर 10 किलोग्राम्स। यू विल नेवर पुट मास इन ग्राम्स। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मास आप ग्राम्स में नहीं रखेंगे, वरना आंसर गड़बड़ा जाएगा। रख दीजिए 6.62 10 टू द पावर -3 2 इंटू 10 टू द पावर -2। सॉल्व कर दिया उसको, और v दे रखा है मुझे 500। ठीक है ना? ठीक है, यह आएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर -3 34। ये फाइनली आएगा निकल के 6.62 10 टू द पावर -35 मीटर, जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर है, तो 20 ग्राम की बॉल, 20 ग्राम की बॉल की मैटर वेव की जो वेवलेंथ है ना, वो कितनी कम है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बेटा 10 की घात, ये 10 टू द पावर माइनस, ये रह जाएगा केवल 10, और 10 से इसे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। तो 20 ग्राम्स की बॉल वैसे बहुत हल्की है, लेकिन देख लीजिए कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कॉन्सेप्ट है ये कितना यूजफुल है, और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए कितना ज्यादा यूजलेस कॉन्सेप्ट है। क्योंकि 20 ग्राम होते ही कितने से हैं, लेकिन 20 ग्राम की बॉल की भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतनी कम है, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए उल्टा, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ electron present in third orbit of H। हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, आपको इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है ना? क्या निकालनी है बच्चों?
आपको इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। तरीके हमारे पास दो हैं इसे करने के, तरीके हमारे पास दो हैं इसे करने के। कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? वी हैव टू मेथड्स। व्हाट आर दोस टू मेथड्स? फर्स्ट मेथड में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी लगाता हूं, तो फर्स्ट मेथड में मैं क्या करूंगा, मैं थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालूंगा। v3 v3 होता है 2.188 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। यही होता ना बच्चों? z की वैल्यू पुट करूंगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन का आइटम है। मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? मीटर पर सेकेंड, क्लियर है? ये निकला वेलोसिटी थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। अब लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर h अपॉन एम वी, h अपॉन एम वी। h कितना आएगा बच्चों? 6.62 10⁻⁻34। m कितना आएगा? 9.1 10⁻⁻31। वेलोसिटी कितनी निकाली हमने? अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाए। और आप आंसर देखेंगे, अगर आप, मैं कुछ भी सॉल्व ना करूं तो अगर आप आंसर देखेंगे तो 6.62 इंटू 3, अभी तो मैं नंबर सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं, नंबरों को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। 9.1 2.18 10⁻, ऊपर आ जाएगा -11, सॉरी नॉट -11, -4 -9 10⁻⁻9 मीटर। कितनी बड़ी है ये? पिछली वाली कितनी आई थी? 10⁻⁻35 आई थी। ये कितनी बड़ी आई है? 10⁻⁻9 मीटर आई है। नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी सी कैलकुलेशन है। ऊपर भी लगभग 18 बन रहा है, नीचे भी लगभग 18 बन रहा है, तो काटा कुटा कर सकते हैं। लगभग 10⁻9 मीटर के आसपास आएगी। अप्रोक्सीमेट आंसर जो होगा वो इसका 10⁻⁻9 मीटर के आसपास ही होगा, क्योंकि ऊपर नीचे लगभग 18 बन रहा है ना? मेथड नंबर 2, कल हमने प्रूव किया था 2πr बराबर है लैम्डा, where lambda is what? Where lambda is what? de Broglie wavelength। n is equal to 3 है यहाँ पे। r3 कितना हो जाएगा? 0.529 n स्क्वायर बाई z। हाइड्रोजन का आइटम है, और ये किस में निकला है? एंगस्ट्रॉम में। पुट कर दीजिए वैल्यू को सीधे सीधे। 2 पाई 0.529 3 का स्क्वायर 3 लैम्डा, एक 3 कट गया। लैम्डा बराबर 2 पाई इंटू 0.529 इंटू 3। डायरेक्ट ही आंसर आपको एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे भी बन जाएगा। ये कल हमने डी ब्रॉगली के अंदर प्रूफ किया था ना, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। वहीं से तो प्रूफ निकाल कर लाए थे, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई का, है ना? ठीक है ना? वहीं से तो प्रूफ निकाल के लाए थे ना बच्चे। कैलकुलेट de Broglie wavelength of an electron moving with a velocity, moving under a potential difference of 1.5। ये लीजिए साहब, 1.5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है।
सभी लोग जानते हैं de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल? बारह पॉइंट 25 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। 12.25 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। चलिए 1.5 वोल्ट ही रखना। 12.25 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, 12.25 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अब बच्चों हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है बस, और क्या करना है? अंडर रूट ऑफ 1.5। यहां से हमारा आंसर सीधे एंगस्ट्रॉम में आएगा। यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो सीधे किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। अगर हम अंडर रूट 1.5 निकाल लें, जैसे मैंने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये आएगा 1.225 10 एंगस्ट्रॉम। ये निकल आया 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। इस तरह के आसान आसान से क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। इस तरीके से नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन इस पर नहीं बनते। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट से इसके ऊपर। de Broglie वेवलेंथ के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, वो भी बनता है इसके ऊपर। लीजिए, पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन। पार्टिकल ए और बी जो है वो मोशन में है, ठीक है। लैम्डा ए दे रखी है 4 × 10⁻⁻5 मीटर। मास ऑफ बी is 25% of the mass of particle A and velocity of particle B is 50% of velocity of A. Calculate lambda of particle। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी वाले फॉर्मूले से बनाने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को। इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? दो पार्टिकल मोशन में है, एक की वेवलेंथ दे रखी है। मास ऑफ बी इज 25% ऑफ द मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी इज 50% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ पार्टिकल बी। लैम्डा ए क्या होगा बेटा? एच अपॉन एम ए वी ए। लैम्डा बी क्या होगा? एच अपॉन एम बी वी बी। या भाई एम बी वी बी। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा निकल के एम बी वी बी बराबर एम ए वी ए अपॉन एम ए वी ए, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एम बी कितना दिया मुझे? बोल अरे बाबा, एम वी दिया हुआ है एम ए बाई 4, 25% मतलब 1/4 ऑफ मास ऑफ ए। और वी बी कितना दिया हुआ है? 50% मतलब वी ए बाई 2। यही तो है। ये बोल अरे बाबा, नहीं सर परसेंटेज में करके दिखाओ तो, ऐसा नहीं मानेंगे हम। और ये 50% है। वैल्यू पुट कर दो। 4 × 10⁻⁻5 एम ए वी ए, इसका 4 इसका 2 एम ए वी ए, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी। नीचे क्या आ गया? लैम्डा भी
ये कट गया, मावा से मावा कट गया, मावा से मावा कट गया, सारा मावा बहा दिया हम लोगों ने। ये आएगी 32 इंटू 10⁻⁻। पार्टिकल हल्का था पहले से, de Broglie वेवलेंथ देखो बढ़ गई। मैंने कहा था ना, जितना छोटा पार्टिकल लेते जाओगे de Broglie वेवलेंथ उतनी ज्यादा प्रोनाउंसिएबल होती जाएगी। वही बॉल और बाल वाली कहानी कि पार्टिकल जितना हल्का उसके अंदर वेव नेचर उतना ही ज्यादा प्रबल, और जितना ज्यादा वेव नेचर उतनी ही ज्यादा de Broglie वेवलेंथ। ठीक है ना, तो ये कहानी हमारी बैठ गई de Broglie वेवलेंथ की। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको de Broglie वेवलेंथ के ऊपर करने को मिल सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट चीज, जो कि वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जान बनेगी आगे जाके। उस चीज का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, मैंने आपको पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में समझाया था, जो कि काफी लोगों के समझ में नहीं आया था, क्योंकि पिछले लेक्चर में काफी लोगों को समझने में तकलीफ हुई थी, क्योंकि पिछले लेक्चर में अनफॉर्चुनेटली वॉइस का इशू हो गया था। वैसे भी सारे इशू मेरी क्लास में ही होने होते हैं, ये सत्य है, अखंड सत्य है ये। मतलब दुनिया में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं हो रही होगी तो मेरी क्लास लगा दो, हो जाएगी। प्रॉब्लम को पता लगता है आरएस सर की क्लास है तो प्रॉब्लम भी दौड़ी दौड़ी आती, मैं भी क्लास अटेंड करूंगी। चलो, एक मैंने बाल और वॉल वाला एग्जाम्पल, एक बॉल और बाल वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, मार्कर और बाल वाला, कि मार्कर इज पार्टिकल नेचर। तो आपको पता है, आप एंटिसिपेशन में वे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल पार्टिकल नेचर की होती है, टक से शॉट पड़ता है तो फील्डर एंटिसिपेशन में हाथ रख के खड़ा हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि बॉल फील्डर के पास पहुंचती है, ऐसा तो नहीं होता ना कि नाचने लगती है और नाच नाच के इधर उधर हो जाती है। हाँ, बॉल अगर रजनीकांत की हो फिर कुछ भी हो सकता है भाई। एक बार रजनीकांत सचिन तेंदुलकर से मिले, उन्हें पूछा रजनीकांत ने, हाउ मेनी रन्स कैन यू स्कोर ऑफ वन बॉल? सचिन बोले, आई कैन हिट इट टू स्ट्रेट 6 मैक्सिमम। सचिन बोले रजनीकांत से, हाउ मेनी रन्स यू कैन स्कोर इन अ बॉल? 24। 24? हाउ इट इज पॉसिबल? कहता, गो गिव मी अ डिलीवरी, गिव मी अ बॉल। सचिन ने बॉल फेंकी, बॉल आई, रजनीकांत ने बल्ला लिया। रजनीकांत ने क्या किया था, रजनीकांत ने बल्ला लिया, बल्ला बॉल में मारा, बॉल के 4 हिस्से हुए, चारों बाउंड्री के पार। कितने रन हुए? 24 रन। तो रजनीकांत की बॉल हो तो फिर कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल बॉल में छक्का ही पड़ सकता है बस। तो मैंने आपको बताया था बॉल और बॉल वाला एग्जांपल कि भैया बॉल के अंदर पता होता है अनसर्ट, जो पता होता है एंटिसिपेशन में फील्डर जो होता है वो खड़ा होता है कि उसे पता होता है बॉल कहां जाके पड़ने वाली है, तो फट से आके उसे पकड़ लेता है। लेकिन अगर वही बॉल की जगह बाल हो, बॉल की जगह अगर वही क्या हो, बाल हो या कागज का टुकड़ा हो छोटा सा, तो तुम एंटिसिपेशन में हाथ रख के खड़े रहो, तुम एंटिसिपेशन में हाथ रख के खड़े रहो, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ये देखो, मेरा हाथ यहां रखा हुआ है, मैं इसको बिल्कुल ऊपर से फेंक रहा हूं, तो एंटिसिपेशन में मेरा हाथ यहां रखा हुआ है, देखो नहीं आया। दैट मीन्स देयर इज एन अनसर्टेनिटी ड्यू टू द वेव नेचर। इसी को हम लोग वेव नेचर कहते हैं कि वेव नेचर इज अनसर्टेन। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है। ये बात डी ब्रॉगली ने थ्योरेटिकली बोली थी, ये बात डी ब्रॉगली ने थ्योरेटिकली बोली थी, ये बात डी ब्रॉगली ने बोली थी थ्योरेटिकली। ठीक है ना। हाइजेनबर्ग या वर्नर हाइजेनबर्ग एक मैथमेटिशियन था, उसने इस बात को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंपल सी बात करता है, वो ये कहता है द पोजीशन एंड मोमेंटम of a moving particle cannot be measured
एग्जैक्टली साइमल्टेनियस। ये हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट है कि किसी मूविंग पार्टिकल के केस में आप पोजीशन और मोमेंटम को साथ 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 100% एक्यूरेसी से फाइंड नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, 100% एक्यूरेसी के साथ आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, इसने इसको मैथमेटिकली बोला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। पहले इसने लॉ को बोला एच अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई कि अगर आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालें, और इसमें डेल्टा एक्स का नाम क्या है? डेल्टा एक्स का नाम है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी का क्या नाम है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मैं आपको फिर बता दूं, ये मेजरमेंट की एरर नहीं है, ये नेचर है, ये नेचर है, ये नेचर है, हाँ कि ना? जैसे अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपको ये पता है कि इस पार्टिकल का मास अगर आप मेजर कर सकें, पार्टिकल ही गिर गया, अगर आप इस पार्टिकल का मास मेजर कर सकें, रुक जाओ फाड़ के देता हूं, अगर आप इस पॉलिथीन के टुकड़े का मास मेजर कर सकें तो मैं इसे इनिशियली जीरो वेलोसिटी से छोड़ रहा हूं, इनिशियली मैं इसको जीरो वेलोसिटी से छोड़ रहा हूं, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय के बाद आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि कहां जाएगा, क्योंकि ये नाचता हुआ जा रहा है। यही तो वेव नेचर की पहचान है। तो मतलब हमें ये नहीं पता होगा कि पार्टिकल किसी समय पर कहां है, अगर हमें ये पता है कि उसका मोमेंटम कितना है। लेकिन अगर हमें मोमेंटम पता है तो हमें ये नहीं, लेकिन अगर हमें ये पता है कि वो कहां है तो हम मोमेंटम नहीं निकाल सकते, तो हम मोमेंटम नहीं निकाल सकते, मोमेंटम नहीं निकाल सकते। ठीक है ना? हाइजेनबर्ग एक बार जा रहे थे स्कूटर से, ट्रैफिक लाइट तोड़ दी, हवलदार आया, हवलदार से उनसे कहा कि तुम्हें पता है तुम कितनी तेज स्कूटर चला रहे हो, पता है तुम कितनी तेज चला रहे हो स्कूटर? हाइजेनबर्ग बोला नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कहां हूं। हाइजेनबर्ग बोला लेकिन मेरे को ये पता है कि मैं कहां हूं। ठीक है ना? तो ये बोला कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो h अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। लेकिन बाद में, क्योंकि वो तो मैथमेटिशियन था तो उसने मैथ से निकाल दिया, लेकिन बाद में इसको कर दिया गया ग्रेटर देन इक्वल टू। आप तो यही पढ़ते हैं ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों आया? जो ग्रेटर देन का साइन है ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि बेटा मेजरमेंट के दौरान कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर भी तो होगी, मेजरमेंट के दौरान कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर भी तो होगी, कुछ मशीन एरर भी तो होगी, तो उससे भी तो अनसर्टेनिटी पे फर्क पड़ेगा। जब आप नाप रहे होगे, जब आप मेजरमेंट कर रहे होगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 100% एक्यूरेटली काम कर रहे होगे। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एरर्स इन मेजरमेंट, तो कुछ ह्यूमन एरर होगी, कुछ मशीनरी एरर होगी, उसकी वजह से यहां पर h अपॉन 4 पाई से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कि h अपॉन 4 पाई से ज्यादा या उसके बराबर। ज्यादा कब? जब इंसान नापेगा, और बराबर कब? जब भगवान नापे आके, जब भगवान नापे आके 100% एक्यूरेसी के साथ, कि नापने में कोई गड़बड़ ना हो, नापने में कोई गड़बड़ ना हो, तब तो ये एरर, सॉरी ये अनसर्टेनिटी h अपॉन 4 पाई के बराबर होगी। और ये नापने की वजह से नहीं है, ये नेचर की वजह से, ये नेचर की वजह से। और ग्रेटर देन कब लगेगा? जब कोई इंसान मेजरमेंट करेगा। क्यों लगेगा ग्रेटर देन? जब कोई इंसान नापेगा, क्योंकि जब वो नापेगा तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। ठीक है ना? लाइक de Broglie wavelength, this concept also is useful only for माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये जो कॉन्सेप्ट है केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे काम करता है, क्योंकि जैसे जैसे क्या होगा, पार्टिकल बड़ा होता जाएगा, उसमें पार्टिकल नेचर आता जाएगा, बताया था ना। और पार्टिकल नेचर में अनसर्टेनिटी होती नहीं है, वे क्रिकेट की बॉल,
तो आपको पता है कहाँ आएगी, बिल्डर को पता है कि वो कहाँ आने वाली है, तो इसका मतलब 100% सर्टेनली हमने नाप लिया है, हाँ या ना। इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। ये लीजिए, ये इसकी आ गई पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म। ये आ गई इसकी कौन सी फॉर्म बच्चों, पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म। यहां पर डेल्टा वी क्या होता है बेटा, डेल्टा वी होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। एम क्या होगा, एम होगा मास ऑफ पार्टिकल किलोग्राम। और 4 पाई तो 4 पाई है ही, सोने वाली नहीं है ना। हाँ 4 पाई मतलब 4 × पाई। सर आपने तो कहा था 4 पाई है इसके अंदर, सो गए हम तो बैठ के, सॉरी लेट के, बैठ के कौन सोता है यार, सर हम सोते हैं ना। किताबें दे दीजिए हमारे हाथ में सिलेबस की, फिर देखिए बैठे बैठे मस्त सो जाएंगे, ठीक है जी। तो पोजीशन और ये मासूम मोमेंटम और मासूम पोजीशन को पता नहीं था कि उनके अंदर अनसर्टेनिटी आने वाली है। हाइजेनबर्ग ने उनके अंदर अनसर्टेनिटी निकाल के दे दी। यहां पर भी मास किलोग्राम में रखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर भी मास किस में रखा जाएगा, किलोग्राम में रखा जाएगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू वंस एंड फॉर ऑल एक बार याद कर लो, 0.527 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। या वंस एंड फॉर याद कर लीजिए, बार बार निकालेंगे थोड़ा ना बैठ के। 0.527 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये अपने वंस एंड फॉर ऑल इसको याद करके, वंस एंड फॉर ऑल याद करके कहानी खत्म कीजिए। एच अपॉन 4 पाई 0.527 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन्हीं दोनों फॉर्म्स के ऊपर इस पे क्वेश्चन आते हैं, जनरली इस वाली फॉर्म पर ज्यादा आते हैं, इस वाली पे, ठीक है ना। ये इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। दो क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे, एक ही जैसे क्वेश्चन बनते हैं नीट में। इस पे, इसमें नीट में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं आती है, नीट में इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं आती। दो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। अ माइक्रोस्कोप, क्वेश्चन है अ माइक्रोस्कोप using suitable photons is employed to find या locate an electron, locate an electron, locate an electron within a distance of 10⁻⁻10 meters. What is the uncertainty in वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या मतलब है इस बात का, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा? भाई हाइजेनबर्ग मेरे चाचा का लड़का तो था नहीं, मैंने आप पहले भी आपसे कहा था कि हाइजेनबर्ग मेरे चाचा का लड़का तो था नहीं, है ना। हाइजेनबर्ग मेरे चाचा का लड़का तो था नहीं कि मैं हाइजेनबर्ग की बात को सच मान लूं, ऐसा तो है नहीं। कुछ तो किया होगा हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल से, कुछ तो साबित करके दिखाया होगा, तभी लोग आज की तारीख में इसकी बात को मानते हैं, तभी इसकी बात का इतना वेटेज है। कुछ तो खड़ा होगा ना इसने, तभी कुछ तो खड़ा होगा ना इसने। आज को मैंने जिंदगी में कुछ किया है तभी तो तुम लोग मेरी बात सुनते हो, हाँ या ना। मैंने खुद ही कुछ नहीं किया होता जिंदगी में तो मेरी बात सुनते, अरे चलो सर कहाँ फालतू फंड में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं आती केमिस्ट्री, हमें क्या पढ़ा रहा। एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है,
एटम में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इस इलेक्ट्रॉन में कहीं पर भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। सर इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में होता है, होता था अब नहीं। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर है जहां इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, टिका तो होगा नहीं अपनी जगह पे, तो ये भाग रहा होगा। क्या कर रहा होगा? भाग रहा होगा। अब जब ये भाग रहा होगा तो हमने क्या किया, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किस किस इलाके में भाग सकता है, तो हमने उस इलाके में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए सर्च पार्टी लगाई। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किस किस इलाके में भाग सकता है, तो हमने इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए एक सर्च पार्टी लगाई फोटॉन्स की, कि भाई जाओ इलेक्ट्रॉन को ढूंढो। तो हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 0.1 एंगस्ट्रॉम तक इधर उधर हो सकता है। जो भी इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये 0.1 एंगस्ट्रॉम तक इधर उधर हो सकता है। 0.1 एंगस्ट्रॉम से इधर उधर हो सकता है। तो क्या ये 0.1 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी है? क्या ये 0.1 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या मतलब है मेरी बात का? मेरा मतलब ये है कि इस 0.1 एंगस्ट्रॉम की पट्टी में किसी भी समय पर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहां पर है। हो सकता है वो यहां हो सकता है 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 यहां हो, कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये पता है कि रहेगा इस डिस्टेंस के अंदर ही। तो क्या मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इतनी होगी? जब इसे इसी इलाके में रहना तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इतनी तो कर सकता है वो, इस कोने से लेके इस कोने तक। कहो हाँ। डेल्टा वी हमें निकालो, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ये होगा h/4πm। तो डेल्टा वी क्या होगा? 0.527 10⁻⁻, ये बेटा 10⁻⁻10 नहीं है ऊपर, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 10⁻11 मीटर। फोर पाई h/4 लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया और इसकी वैल्यू रख दी डेल्टा एक्स। देख रहे हो? सॉल्व करोगे ना, कितना आएगा? पावर सेट करके इतना आएगा लगभग। अब तुम खुद अंदाजा लगा लो, लगभग लाइट की वेलोसिटी के पास पहुंच गए, लगभग लाइट की वेलोसिटी के पास पहुंच गए, ठीक है ना। लगभग किसके पास पहुंच गए? लाइट की वेलोसिटी के पास पहुंच गए। मतलब इतनी तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं होती, इतनी तो इलेक्ट्रॉन की बोर के हिसाब से वेलोसिटी नहीं होती थी जितनी इसने वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी दिखा दी, जितनी इसने इलेक्ट्रॉन के इसमें अनसर्टेन। तो देखो तुम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के केस में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के केस में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा एक बात और है ना, तो यहां से आप देखें कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए कितना ज्यादा काम का कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा था एक बात और, एक बात ये कि जितना ये यूजफुल माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए है, उतना ही झंडू बाम ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए, उतना ही झंडू बाम कॉन्सेप्ट है ये माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। मतलब बड़ी बॉडीज के लिए, फॉर बिगर बॉडीज, इस कॉन्सेप्ट की कोई औकात ही नहीं है, इस कॉन्सेप्ट की कोई औकातिच नहीं है। क्यों नहीं है औकातिच? आइए देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिकेट बॉल ऑफ mass 40 grams and speed
45 मीटर पर सेकेंड। If the speed can be measured within an accuracy of 2%, find the uncertainty in the position of ball, ठीक है, position of ball. What is the meaning of within the accuracy of 2%? इसका मतलब है, what is the meaning of this line within the accuracy of 2%? Within the accuracy of 2% का मतलब डेल्टा v is equal to 2% of velocity, मतलब 2% की अनसर्टेनिटी रहेगी, 98% एक्यूरेट रहेगी वैल्यू, 2% की अनसर्टेनिटी रहेगी, 98% एक्यूरेसी रहेगी, 2% अनसर्टेनिटी रहेगी। विद इन द एक्यूरेसी का मतलब है 98% का हिसाब किताब सेट है कि 98% तो हम श्योर है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 2% वी आर अनश्योर, 2% वी आर अनश्योर, ठीक है। तो विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2% का मतलब हुआ 2% ऑफ वी डेल्टा वी है। सबसे पहले डेल्टा वी निकाल लो, .9 मीटर पर सेकेंड, ये डेल्टा वी निकल आया। एम कितना होगा, ठीक है, सही है, रख दो। h/4 की वैल्यू पुट की, एम की वैल्यू पुट की और डेल्टा वी की वैल्यू, नीचे हो गया 3.6 10⁻32। कितनी बेकार वैल्यू है यार, क्या यूजलेस वैल्यू है। कितनी स्मॉल वैल्यू, कितनी यूजलेस, ये उतनी ही यूजलेस है, ये उतनी ही यूजलेस है जितना निमोनिया के स्पेलिंग में पी यूजलेस है, या क्यू की स्पेलिंग में यूई यूई जो होता है ना बाद में क्यू यूई, वो यूई यूई जितना यूजलेस है ना उतना ही ये यूजलेस है। तो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के टर्म्स रेफरेंस में ये जो चीज होती है ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये यूजलेस होती है माइक्रोस्कोपिक के लिए। ये 2% ऑफ वी क्या मेजरमेंट की वजह से आया है, नहीं, मेजरमेंट की वजह से नहीं है, नेचर की वजह से। मतलब अगर इसकी वेलोसिटी एक्यूरेटली 100 होती, अगर इसकी एक्यूरेटली वेलोसिटी कितनी होती, 100 होती, 100 होती, तो इसका मतलब 100 में से 45 है, ठीक है, 45 है। तो 45 में से हम इस बात के लिए श्योर है कि 45 माइनस 0.9 मतलब 44.1 के लिए तो हम श्योर हैं, या तो इसकी वेलोसिटी हो सकती है 44.1 विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%। का क्या मतलब है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 44.1 से लेके 45.9 की रेंज में कहीं भी हो सकती है, या तो 0.9 इधर होगी या 0.9 इधर होगी। ये मतलब इस रेंज में इसकी जो वेलोसिटी है ये घूमेगी, ये मतलब है वेलोसिटी ऑफ विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2% का मतलब विद इन दिस रेंज द वेलोसिटी विल वेरी। और ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, ये जो हल्का फुल्का वेव नेचर है उसकी वजह से हो रहा है, जो हल्का फुल्का वेव नेचर है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है जी। तो ये खत्म हुआ हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली में
तो ऐसी बातें निकल के आई जो अभी तक नहीं। इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में और डिब्रोगली में दो ऐसी बातें निकल के आई जो अभी तक नहीं थी। एक तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक वेव नेचर से निकल के आने वाली अनसर्टेनिटी। सेकेंड न्यू थिंग इन दिस मॉडल वाज कि यार बोर ने क्या किया था। वेव नेचर और अनसर्टेनिटी की बात हम कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग और डिब्रोगली की बात हम लोग कर चुके बच्चों। बोर ने क्या किया था याद करो। बोर द चोर ने क्या किया था? बोर द चोर ने क्या किया था? बोर द चोर ने हमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस भी निकाल सकते हो, उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। यही तो बताया था बोर ने। और हाइजेनबर्ग ने भाई साहब साबित कर दिया कि हम रेडियस और वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। ये देखो, इसका मतलब यह हुआ कि बोर गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि बोर गलत है। यहां से जो बोर के ताबूत में आखिरी कील थी वो यहां से ठुकी। बोर का जो वो था ना ताबूत, उसमें आखिरी लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसे बोलते हैं, कि बोर की जो कहानी थी उसका अंतिम अध्याय ये हाइजेनबर्ग भाई साहब थे। क्योंकि इन हाइजेनबर्ग भाई साहब ने ये साबित करके दिखा दिया, इन हाइजेनबर्ग भाई साहब ने ये साबित करके दिखा दिया कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी साथ साथ नहीं निकाल सकते। बोर ने तो साथ साथ निकाली हुई थी, धड़ल्ले से पूरा फॉर्मूला बनाया हुआ था। बोर भाई साहब तो अपनी अलग ही दुनिया में चल रहे थे, उनका अलग ही स्वैग था भाई। हैशटैग रेडिएशन वेलोसिटी, हैशटैग पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैशटैग फॉर्मूला, हैशटैग बोर मॉडल, अलग ही चल रहा था उनका। लेकिन हाइजेनबर्ग आया, उसने बोर मॉडल से बोला ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अभी रुक तेरे को बताता हूं मैं, रुक। अनसर्टेनिटी नाम की भी एक चीज होती है, समझा? तो वहां से फिर जब अनसर्टेनिटी आ गई तो अनसर्टेनिटी ने इस बात को पूरी तरीके से साबित कर दिया, प्रूव कर दिया, इस बात पर एकदम मोहर लगा दी कि भैया बोहर का जो मॉडल है वो फर्जी है। बोहर का जो मॉडल है वो फर्जी है, बेकार है, फेल हो चुका है। और उसके बाद जन्म हुआ वेव मैकेनिकल मॉडल का। उसके बाद जन्म हुआ वेव मैकेनिकल मॉडल का। इस मॉडल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था, जब मैंने आपको डिब्रोगली पढ़ाया था, हाइजेनबर्ग पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस मॉडल का तब भी दिया था। वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में तब भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कई सारे साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है और इसलिए इसका हम कोई भी नाम इसको नहीं देते, किसी भी एक साइंटिस्ट को इसका क्रेडिट नहीं मिलता, है ना। काफी सारे लोग थे इसमें, स्टार्टिंग की थी इसकी डिब्रोगली ने। और ये जो है ये लेटेस्ट मॉडल है, इसे हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी इसे कहा जाता है। इसे हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना। अब इस मॉडल की जो कहानी थी, इस मॉडल की जो कहानी थी वो शुरू कैसे हुई, किस तरह से इस मॉडल की कहानी को इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे ये मॉडल की कहानी लाई गई, कैसे साइंटिस्टों ने इसके बारे में सोचा। इसके बारे में सोचने में सबसे बड़ा हाथ था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर। उसने एक इक्वेशन बनाई जिसे हम लोग कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। भाई वेव नेचर की कहानी तो सेट हो ही चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर होता है, ये बात तो डिब्रोगली ने बताई दी थी। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वेव नेचर पोजेस करता है, वेव नेचर पोजेस करने वाली बॉडी होती है, यह बात तो डिब्रोगली ने बताई दी थी। अब उसके बाद श्रोडिंगर ने क्या किया, श्रोडिंगर ने उसी वेव नेचर का सहारा लिया और सहारा लेके एक इक्वेशन निकाली जिसको हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। सहारा लेके इसने एक इक्वेशन निकाली जिसे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना। श्रोडिंगर क्या कहते हैं? इसे वेव इक्वेशन कहते हैं। क्या होता है जी वेव इक्वेशन? केवल देख लेना, del 2 psi over del x स्क्वायर, del 2 psi over del y स्क्वायर, del 2 psi over del z स्क्वायर, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था वो, इसलिए इसने बीच में साई लगाया था। साई एक्चुअली शंकर जी का त्रिशूल है। 8 पाई स्क्वायर एम
मतलब इंडिया के लोगों को आदत पड़ गई किसी भी चीज क्रेडिट लेते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया जीती वर्ल्ड कप तो व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड आया, व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड आया कि वो भारत जब पुराने देश में अस्त्र अस्त्र शस्त्र एक जगह रखे जाते थे उसका नाम था अस्त्रालय, अब उसका नाम बिगड़ के ऑस्ट्रेलिया पड़ गया। तो बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो भी हैं तो भारतीय ही, तो हमने वर्ल्ड कप इनडायरेक्टली जीत लिया। ये होता है जी डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, और इसे हम कहते हैं और ई साई बराबर एच साई, ई साई बराबर एच साई, इसको ये बोलते हैं ई साई बराबर एच साई। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन है, इक्वेशन की डिटेल में आपको नहीं जाना है, केवल 2-3 बातें आपको समझनी है इस इक्वेशन से, वो 2-3 बातें मैं आपको आज समझा दूंगा, उसके बाद अपनी कहानी सेट हो जाएगी। 2-3 बातें अपने को समझनी है, वो क्या क्या समझनी है ये समझ लो। यहां पर m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई तो तुम्हें पता ही है क्या है, h है प्लांक कांस्टेंट, E क्या है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या है, V है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E माइनस वी क्या लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, टोटल में से पोटेंशियल घटा दी काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है। साई क्या है, साई है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साई स्क्वायर क्या है, साई से ज्यादा जरूरी है साई स्क्वायर, साई से ज्यादा जरूरी है साई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब किसी इलाके में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, किसी इलाके में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। H बराबर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर, जैसे हमारी मैथमेटिक्स होती है ना बच्चों, हमारी मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैथमेटिक्स में भी ऑपरेटर्स होते हैं, क्वांटम मैथमेटिक्स में भी क्या होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग अलग अलग साइंटिस्टों के नाम से जानते हैं। तो इसमें H जो है वो एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें 3 बातें समझ में आती हैं, इस इक्वेशन से हमको 3 बातें समझ में आती हैं। वो 3 बातें क्या हैं, वो 3 बातें ये हैं कि पहली बात, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की नाम लिया गया है इसके अंदर, और इसमें वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज किया गया था, और प्रोबेबिलिटी नाम की टर्म आई है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही बेसिकली वेव नेचर अनसर्टेनिटी है। प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, यहां मिल भी सकता है और यहां नहीं भी हो सकता है, यहां कोई पार्टिकल किसी जगह पर हो भी सकता है और किसी भी जगह पर नहीं भी गिर सकता है। मैंने कागज का टुकड़ा फेंका, वो मेरे हाथ पे गिर भी सकता है और मेरे हाथ पे नहीं भी गिर सकता, यही तो अनसर्टेनिटी है। इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी है, इसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी है। तो एक बात तो यह है कि ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, मतलब इसके अंदर कुछ भी श्योर नहीं है, यहां आपको कोई डिस्टेंस नहीं मिलेगी, कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। ये मॉडल प्योरली 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 पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। ठीक है, ये एक 3D मॉडल है। अभी तक आपने जितने भी मॉडल पढ़े हैं वो सारे के सारे 2D मॉडल थे। इलेक्ट्रॉन के चारों ओर सर्कुलर पाथ था जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। ये एक 3D मॉडल है। मुझे कैसे पता लगा, 3 डायमेंशन में एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इसका मतलब है 3D मॉडल। अब अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। इस इक्वेशन को जब मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने में मेरे को 3 नंबर मिलेंगे। कौन कौन से नंबर होंगे वो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। लास्ट में जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये चौथा क्वांटम नंबर इस मॉडल में बाहर से डाला गया है। ये क्वांटम नंबर ओरिजिनली इस मॉडल में नहीं था, ओरिजिनली मॉडल में नहीं था, यहां पे ये नहीं था। ठीक है, इस मॉडल के अंदर ये क्वांटम नंबर शुरुआत से नहीं था, ये ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं था क्वांटम नंबर। ठीक है मेरे बच्चों,
अब आ जाओ, चलो बात शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है क्या? ठीक है, लिख देता हूं मैं। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, SWE मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, रिप्रेजेंट्स 3 क्वांटम नंबर्स। ठीक है बट्टे, ठीक है बट्टे, ठीक है बट्टे, ठीक है बट्टे, ठीक है, ठीक है बट्टे, ठीक है बट्टे, ठीक है ना। 3 क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता। तो इस मॉडल में ओरिजिनली कितने क्वांटम नंबर थे? कोई आपसे पूछे हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स वर देयर इन द ओरिजिनल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, आप बोलेंगे सर 3 क्वांटम नंबर्स। कितने थे? 3 क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से? N, L और M। N, L और M, 3 क्वांटम नंबर्स थे। ठीक है ना। नाउ अब सवाल, ओ ये मैंने क्या कर दिया, वही गलत स्लाइड डिलीट कर दी, बच गए, कोई बात। तो ये 3 क्वांटम नंबर तो इस मॉडल के अंदर ओरिजिनली थे। अब ये वाला मॉडल बाहर से डाला गया है, ये वाला चौथा वाला क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इस मॉडल में बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है। सवाल बच्चों ये पैदा होता है कि क्वांटम नंबर करते क्या हैं, क्या करते हैं क्वांटम नंबर, ये क्या बता रहे हैं क्वांटम नंबर आपको, ये क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहे हैं, ये क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहे हैं। अब ये क्वांटम नंबर आपको बता रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन का पता। क्वांटम नंबर जो है आपको क्या बता रहे हैं बच्चों, ये बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन का पता। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज क्वांटम नंबर्स, व्हाट आर दीज क्वांटम नंबर्स डूइंग? क्वांटम नंबर्स आर टेलिंग यू द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों से व्हाट आर यू गेटिंग? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोकेशन किसी एटम में उन जगहों की, अब किसी भी मॉडल में, किसी भी मॉडल में, किसी भी मॉडल में कुछ खास बातें होती हैं। इसकी खास बात यह है कि ये एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, मैंने जैसा कि लिखा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन तो पता लग नहीं सकती बच्चों, तो फिर काहे की लोकेशन, काहे की लोकेशन? लोकेशन मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की जगह, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां पर मैक्सिमम होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, उन जगहों को हम इस मॉडल में ढूंढेंगे। इस मॉडल में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन का पता ढूंढेंगे। अब अगर आपको किसी का पता ढूंढना है, आपको किसी का पता ढूंढना है, तो सपोज आपको किसी के नाम पर चिट्ठी लिखनी है, तो आप चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी के साथ उसका एड्रेस लिखेंगे। तो सपोज कीजिए आपने एड्रेस लिखा, सपोज कीजिए आप मुझे चिट्ठी लिख रहे हैं, ऋतिक श्रीवास्तव, फ्लैट नंबर XYZ, फ्लैट नंबर XYZ, उसके बाद कॉलोनी PQR, सिटी ABC और इंडिया, यही तो होगा। तो किसी का एड्रेस पता होने के लिए, किसी को चिट्ठी भेजने के लिए, किसी के घर जाने के लिए तुम्हें कम से कम 3 बातें पता होनी चाहिए, कौन से शहर में, कौन सी कॉलोनी में, कौन से फ्लैट में वो बंदा रहता है, हाँ या ना। भाई तुम्हें किसी के घर जाना है तो तुम्हें कम से कम ये 3 बातें तो पता होनी चाहिए। सबसे पहले ट्रेन किस शहर की पकड़े, ट्रेन पकड़ के उस शहर में पहुंचे, उस शहर में पहुंचने के बाद ऑटो किस कॉलोनी में जाएं, ऑटो में किस कॉलोनी में बैठे, किस कॉलोनी का बोल के ऑटो करें, और लास्टली उस कॉलोनी में घर कौन सा है। तो जैसे आपने को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, सिटी, कॉलोनी और फ्लैट, ऐसे ही यहां पर 3 क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को या सिटी को दिखाता है, सब शेल यानी कॉलोनी को कौन दिखाता है, L दिखाता है, और घर को दिखाता है ऑर्बिटल, घर को दिखाता है ऑर्बिटल। शहर कौन है, Na, और आदमी कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है। तो आइए देखना शुरू करते हैं, फटाफट इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, गिवन बाय बोहर, गिवन बाय बोर, ये बोर ने दिया था, ये वही बोर का ऑर्बिट है, ये वही बोर का ऑर्बिट है, ये वही ऑर्बिट है जो बोर ने अपने मॉडल में ऑर्बिट दी थी, याद है ना। जो सर्कुलर पाथ बनाए थे बोर ने, इनका नंबर दिया था n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, याद आया।
ये वही बोर के ऑर्बिट है, बस इस बार इन्होंने क्या किया है, इस ऑर्बिट को शेल का नाम दे दिया है। किसका नाम दे दिया है? शेल का नाम दे दिया है। तो ये आपको क्या बताएगा? नेम बताएगा, साइज बताएगा और एनर्जी ऑफ द शेल बताएगा। आप एन की वैल्यू से ये पता लगा लेंगे कौन सी ऑर्बिट है, कौन सी शेल है, क्या साइज है, क्या साइज है और क्या क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है, हाँ या ना, क्या एनर्जी है। ये तीनों बातें आप लोग पता लगा लेंगे। जैसे आपको नॉमेनक्लेचर तो पता ही है, नॉमेनक्लेचर तो आपको पता ही है ना, नॉमेनक्लेचर तो आपको पता ही है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका नाम होता है के एल एम एन ओ एंड सो ऑन, के एल एम एन ओ एंड सो ऑन। तो नाम तो आपको n की वैल्यू से पता लग गया कि n की जो वैल्यू होगी अगर 1 होगी तो हम उसे k बोलेंगे। अब यहां से सवाल ये आता है कि जब सब कुछ बोर मॉडल का ही लिया गया है, भाई आपने नॉमेनक्लेचर भी बोर मॉडल का उठा लिया, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 के एल एम एन, रेडियस का फॉर्मूला भी वही ले लिया, एनर्जी का फॉर्मूला भी वही ले लिया, MVR बराबर NH/2π भी वही ले लिया। So what is the difference between this model and Bohr model? The difference is Bohr model was a 2D model. वहां पर ऑर्बिट वाज अ सर्कुलर पाथ, वहां पर ऑर्बिट वाज अ सर्कुलर पाथ, इस सरकमफेरेंस का नाम ऑर्बिट था। और मॉडल में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन कैन स्टे ओनली ऑन दिस सरकमफेरेंस, इलेक्ट्रॉन कैन स्टे ओनली ऑन दिस सरकमफेरेंस। जबकि ये मॉडल हमसे क्या बोलता है कि ऑर्बिट और शेल एक सरकमफेरेंशियल 2D स्पेस नहीं होता, एक 3D जगह होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है। ठीक है ना, इस तरीके की। कहां है हमें नहीं पता, कहां है हमें नहीं पता, वेयर इट इज वी डोंट नो, वेयर इट इज एग्जैक्टली वी डोंट नो, बट इट कैन बी एनीवेयर इनसाइड द ऑर्बिट। मतलब अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो बोहर मॉडल के हिसाब से तुम्हारा घर केवल दिल्ली के बॉर्डर पे हो सकता है, जिस भी शहर में तुम रहते हो तुम्हारा घर केवल उस शहर के बॉर्डर पे हो सकता है। और ये मॉडल कहता है पूरे शहर में जहां चाहो वहां घर बना सकते हो, जहां चाहो वहां घर बना सकते हो। ये कहानी, अंतर समझ में आ गया? तो ऑर्बिट मतलब हम शहर में तो आ गए, शहर में तो आ गए। अब शहर में ऐसा तो होता नहीं कि हम शहर में घुसे, स्टेशन पे घुसे तो वहां सारे के सारे, किसी शहर के स्टेशन पे घुसे सारे के सारे लोग एक ही जगह पर हमें बैठे हुए दिख जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, जमीन पे बैठे होंगे। किसी के घर जाना है तो उसके घर तक पहुंचना पड़ेगा ना, और उसके घर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई साधन करना पड़ेगा, ऑटो रिक्शा कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ या ना, ऑटो रिक्शा कुछ तो करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है ना। तो जब हम ऑटो रिक्शा या जो भी साधन करेंगे तो उस साधन को हम क्या बताएंगे, क्या बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोटा के जंक्शन पे उतरे, कोटा के जंक्शन पे उतरे, तो मैं एलन जाना, तो एलन तलवंडी में है, एलन तलवंडी में है, तो तुम रिक्शे वाले से ऑटो वाले से क्या बोलोगे, भैया हमें तलवंडी ले चलो। या तुम दिल्ली गए, फिजिक्स वाला के ऑफिस जाना है तुम्हें, तो तुम बोलोगे भैया पश्चिम विहार ले चलो, जनकपुरी ले चलो। कॉलोनी बताओगे नहीं बताओगे, या सीधे बोल दोगे नहीं भैया फिजिक्स वाला ले चलो हमें, या भैया फ्लैट नंबर 273 ले चलो भैया हमें। तो मुझे कौन सा फ्लैट नंबर 273 भाई, क्या फूक के बैठा है? मतलब शहर में आने के बाद अगली चीज क्या जरूरी है, कॉलोनी। शहर में आने के बाद अगली चीज क्या जरूरी है बच्चों, कॉलोनी। ऐसे ही जब शेल में घुस गए तो शेल में हर जगह तो नहीं होंगे ना। मैंने अभी आपसे कह दिया इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। कहीं भी का मतलब कुछ खास जगहों पर ही हो सकता है, हर जगह तो इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता ना। तुम अपना घर हर जगह तो नहीं बना सकते ना। जो जगह स्कूलों के लिए असाइंड है वहां तुम अपना घर नहीं बना सकते, जहां पार्क है, गार्डन है, खेत है, वहां अपना घर नहीं बना सकते, जहां अस्पताल है वहां अपना घर नहीं बना सकते, अस्पताल की जगह अपना घर थोड़ा बना लोगे। जहां पर ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस है वहां अपना घर नहीं बना सकते। तो देयर आर सम स्पेसेस जिनको हम रेजिडेंशियल एरिया कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं, मोहल्ले कहते हैं, सोसाइटीज कहते हैं, वहीं तो बनाते हैं घर, वहीं तो रहते हैं। तो ये कॉलोनी, मोहल्ले, सोसाइटी, इन सबको दिखाता है ये अजीमुथल क्वांटम नंबर
या एंगुलर क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर एल। एल इसे कहते हैं भाई साहब, यो दिया था भाई सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड नामक एक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। किसने दिया था भाई? सोमरफील्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे दिया। और इसने बोला कि भाई 4 सबशेल होती हैं। ये शेप ऑफ सबशेल को बताता है। क्या बताता है? शेप ऑफ सबशेल को बताता है। ठीक है, क्या बताता है? ये शेप ऑफ सबशेल को बताता है। तो शेप ऑफ सबशेल को बताता है। एल का जो काम होता है ना, वो होता है कि शेप ऑफ सबशेल को बताता है ना? ठीक है, शेप ऑफ सबशेल को बताता है। और इसमें हमने 4 सबशेल्स को अभी तक ढूंढ लिया है। 4 सबशेल हमें सोमरफील्ड ने निकाल के दी थी। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। ठीक है ना? S फॉर होता है शार्प, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है डिफ्यूज्ड, और ये होता है फंडामेंटल। ठीक है, 4 तरह की सबशेल थी, एसपीडीएफ, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। ये सोमरफील्ड ने निकाल के दी थी। ठीक, ये सोमरफील्ड ने बताई कि शेल के अंदर 4 सबशेल होती हैं। शेल के अंदर 4 सबशेल्स होती हैं। कोई भी जो शेल होती है, उस शेल से 4 सबशेल्स निकलती हैं। मतलब सबशेल्स होती हैं उसके अंदर। 4 तरह की सबशेल्स पॉसिबल होती हैं, शेल में सबशेल्स होती हैं। इसका जन्म तब हुआ था जब मैंने आपको बोहर मॉडल का एक ड्रॉबैक बताया था कि बोहर मॉडल could not explain the fine splitting of spectral lines. Fine splitting of spectral lines. Fine splitting of spectral lines. ठीक है, बोहर जो था, बोहर फाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को नहीं समझा पाया। यहां से सबशेल का जन्म हुआ। यहां से सबशेल का जन्म हुआ। सबशेल का जन्म यहां से हुआ। बेसिकली हुआ क्या, जैसे जब बोहर ने स्पेक्ट्रम बनाया था, जब पुराना स्पेक्ट्रम बना था, तो पुराने जमाने में जब स्पेक्ट्रम बनाया गया, तो बिल्कुल एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं। बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ये 2 से 1 है, n बराबर 2, n बराबर 1। बोहर ने देखा था कि यहां पर एक लाइन थी। बोहर के कुछ समय बाद सोमरफील्ड नाम का लौंडा आया, जिसने स्पेक्ट्रम की स्टडी करी। उसने ये पाया कि अगर एक बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से हम बनाएं, बहुत अच्छे एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोप से अगर हम स्पेक्ट्रम बनाएं, तो उसने ये पाया कि ये लाइन जो है ना, एक्चुअली 2 लाइन नहीं है, ये एक लाइन नहीं है, ये बहुत पतली पतली 2 लाइनें हैं। ऐसे ये बहुत पतली पतली 2 लाइनें हैं। ये एक लाइन नहीं है, 2 लाइन है। ये एक लाइन नहीं है, ये 2 लाइन है। मतलब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से जब आ रहा है, तो उसके पास 2 जुगाड़े हैं n बराबर 2 से आने की भी, n बराबर 2 से आने की भी, सेकंड ऑर्बिट से भी आने के लिए उसके पास 2 जुगाड़े हैं। ऐसे ही जब उसने n बराबर 3 को देखा, जब उसने n बराबर 3 को देखा, जब उसने भाई ने n बराबर 3 को देखा, तो n बराबर 3 को बोहर ने क्या ऑब्जर्व किया था? n बराबर 3 को बच्चों बोहर ने क्या ऑब्जर्व किया था? n बराबर 3 को बोहर ने ऑब्जर्व किया था एक लाइन। ये थी ना लाइन 3 to 1, 3 to 1। सोमरफील्ड ने क्या ऑब्जर्व किया? सोमरफील्ड बोला ये 3 to 1 भी एक लाइन नहीं है, ये 3 लाइन है पतली पतली, और इनकी एनर्जी बराबर है। क्योंकि अभी अभी मैं आपको बता चुका हूं कि एनर्जी जो है ये केवल n पर डिपेंड करती है।
अभी अभी मैंने आपको बताया एनर्जी केवल n पर डिपेंड करती है, तो तीनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n तो 3 है, तो एनर्जी तो बराबर है। लेकिन ये एक लाइन 3 लाइनों में फट गई, एक लाइन 3 लाइनों में फट गई, 2 से 1 वाली एक लाइन 2 लाइनों में फट गई। इन्हीं लाइनों के फटने से जो फाइन लाइंस पैदा हुई, इसी से इसने बोला कि शेल में भी सब शेल होते हैं, ऑर्बिट्स में भी देयर आर सब शेल्स। आप इन्हीं सब शेल्स को आज 2s और 2p के नाम से जानते हैं। इन्हीं को आप लोग 2s और 2p के नाम से जानते हैं। समझ में आया 2s और 2p का जन्म कहां से हुआ था? ऐसे हुआ था। 3 लाइनें जो बनी उन्हें आप 3s 3p 3d के नाम से जानते हैं। 3s 3p 3d ऐसे जन्म हुआ था सब शेल्स का। ठीक है, इस तरह से जन्म हुआ था सब शेल्स का। ठीक है जी हाँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से जन्म हुआ। 4 सबशेल्स निकाली उसने SPDF, और इसने वैल्यू ऑफ L को असाइन किया, L इज इक्वल टू 0 से n-1। किसी भी दिए गए n के लिए L की वैल्यू 0 से n-1 होती है। फॉर एनी गिवन n L लाइज फ्रॉम 0 टू n-1। और L की शुरू की 4 वैल्यू को नाम दे दिया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है ये। कहां से आई ये आपके लिए नहीं जरूरी है, बस ये जान लीजिए L बराबर 0 को S कहते हैं, 1 को P कहते हैं, 2 को D कहते हैं, 3 को F कहते हैं। ठीक है, ऐसा उसने बोला, ऐसा उसने बोला, ऐसा उसने बोला। किसने बोला बच्चों? सोमरफील्ड। तो देखो n और L, n अगर 1 है, 1 से कम तो हो नहीं सकता। n अगर 1 है तो 1 से कम तो औकात ही नहीं है। L 0 होगा केवल, 0 टू n-1। L को जाना है 0 टू n-1। यहां पर 0 भी 0 है और n-1 भी 0 है। 2 0 तो होगा ही, केवल इंटीजर वैल्यूज में मेजर करता है ये। तो 1 0 को मैंने क्या बोल दिया? 1s, 1 0 की जगह s, 1s। 2 0 2s, 2 1 2p, 2 0 2s, 2 1 2p। ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 के लिए 0 1 2 3 होंगे, 3s 3p 3d। 4 के लिए 0 1 2 3, 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, 4s 4p 4d एंड 4। क्लियर है? तो इस तरह से देखिए सब शेल्स के अंदर हमने डिवीजन कर दिया। शेल्स के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट शेल्स है, और ये क्या दिखा रहा है? सब शेल्स को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सब शेल्स को दिखा रहा है। क्लियर है? केवल सब शेल्स को नहीं दिखाता ये, और भी कई चीजें दिखाता है, और भी कई चीजें बताता है, और भी कई बातें हमें बताता है। अच्छा एक बात और, पहली शेल में कितनी सब शेल है? 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4। तो नंबर ऑफ शेल्स, सॉरी, नंबर ऑफ सब शेल्स इन nth शेल। nth शेल में कितनी सब शेल होंगी बच्चों? छोटी छोटी चीजें हैं याद रखने वाली। L कितनी होंगी? तो फर्स्ट शेल में 1 सब शेल होगी, दो सेकंड शेल में 2 सब शेल होंगी, थर्ड में 3 सब शेल होंगी। मतलब जितनी बड़ी कॉलोनी होती जाएगी, जितना बड़ा शहर होता जाएगा, उसमें कॉलोनियां भी उतनी ज्यादा होंगी। छोटे शहर में 1 कॉलोनी होगी, थोड़ा बड़ा शहर हुआ n बराबर 2 से दिखाया उसे, 2 कॉलोनियां हो गई। n बराबर 3 में 3 कॉलोनियां हैं, 4 में 4 कॉलोनियां हैं, 5 में 5 कॉलोनियां होंगी। 5वीं कॉलोनी का नाम G है, लेकिन अभी तक वो G कन्विंस अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में आई नहीं है, इसलिए उसकी बात हम नहीं करते। ठीक है, ठीक है जी, चलिए। इसके अलावा एल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिखाती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है √LL+1 h/2π, h/2π।
और इस h अपॉन 2 पाई को हम लोग हैश कहते हैं। ये रूट के अंदर नहीं है हैश, ये जो हैश है ना ये रूट के अंदर नहीं है, ये रूट केवल यहीं तक है। ये हैश जो है रूट से बाहर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है बच्चों, वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर भगता है, किसी भी जगह पर न्यूक्लियस के चारों ओर भगता है, और जनरली वो मोशन सर्कुलर होता है। जनरली वो जो मोशन होता है वो सर्कुलर होता है। उस मोशन से जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं क्या? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, OAM। उसकी वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट LL + 1 h अपॉन 2 पाई। दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, जैसे अर्थ घूमती है टाइनी बार मैग्नेट की तरह। इस मोशन से जो मोमेंटम क्रिएट होता है उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। उसकी बात हम लोग करेंगे अगली क्लास के अंदर, जब स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताएंगे, ठीक है। अब अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो जैसे जैसे आप इसमें L की वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे आप S के लिए निकाल लें तो L बराबर 0 रखेंगे, 0 आएगा निकल के। P के लिए आप L को 1 रखेंगे, अंडर रूट 2h अपॉन 2 पाई आएगा। D के लिए आप L बराबर 2 रखेंगे तो कुछ निकल के आएगा। क्लियर है? इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये गलत लिखा हुआ है। ये लाइन गलत लिखी हुई है, इस लाइन को आप ना पढ़ें, काम की नहीं है आपके लाइन, ठीक है ना। इस प्रिंटिंग है इस लाइन में, इस प्रिंटिंग है इस लाइन, ठीक है ना। काट दी मैंने, लेकिन दिख नहीं रही कटी हुई। क्यों नहीं दिख रही भाई? दूसरे मोटे पेन से काट दो। ठीक है ना। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबशेल इज 2 × 2l + 1। 2 × 2l + 1। 2 × 2l + 1 ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक सबशेल के अंदर। ये हम लोग बात इसकी करेंगे आगे जाके। अभी फिलहाल मैं आपको ये ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूँ। इस ट्रिक का यूज मैं अभी करूंगा जब मैं इसको लास्ट में लेके आऊंगा क्वेश्चन कराने के लिए, तब इस ट्रिक को दोबारा से लेके आऊंगा आपके सामने। तो अभी मैं इसकी बात आपके सामने अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद करूंगा इसकी बात। मैंने अभी आपको बताया कि भाई साहब ये शेप ऑफ सबशेल्स के बारे में बताता है, शेप ऑफ सबशेल के बारे में बताता है ना। ये किसके बारे में बताता है बेटा? शेप ऑफ सबशेल के बारे में। तो अगर बच्चे मैं शेप ऑफ सबशेल की बात करूं, तो जो एस सबशेल होती है, वो कैसी होती है? वो होती है एस सबशेल बेटा स्फेरिकल शेप। कैसी शेप की होती है बेटा? स्फेरिकल शेप। सवाल क्या आया कि निकाली कैसे गई? सबशेल की जो शेप्स है ना, ये निकाली कैसे गई? सवाल ये आया, ये सबशेल्स की जो शेप है ना, ये निकाली कैसे गई होगी? हाउ डिड वी कैलकुलेट द शेप ऑफ द सबशेल? ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक एटम है और उस एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपने उस एटम को किसी भी तरीके से एक बड़े से कमरे में कन्फाइन कर दिया। बड़े से कमरे में क्या कर दिया? कन्फाइन कर दिया। समझ रहे मेरी बात? जब आप उस बड़े से एटम में उस को कन्फाइन करेंगे, आपने उस एटम को एक बड़े से कमरे में कन्फाइन कर दिया, तो व्हेनेवर यू विल कन्फाइन इट इन अ बड़ा सा कमरा, तो ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मूव करेगा। और आपने क्या कर रखा है? इसके अंदर मोशन सेंसिटिव कैमरास लगा रखे हैं। आपके इस कमरे में ऐसे कैमरास लगे हुए हैं जो मोशन सेंसिटिव है, मतलब दे कैन सेंस द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दे कैन सेंस द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दे कैन सेंस द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे इनका जो कैमरा है, इनका शटर क्लिक करेगा, और शटर की क्लिकिंग से आपको एक पिक्चर मिलती जाएगी। यू विल गेट अ पिक्चर, एंड देन व्हेन यू विल अक्यूमुलेट ऑल द पिक्चर्स, आपको इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी का पता लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पाथ का पता लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ट्रैजेक्टरी का पता लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पाथ का पता लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से किस ट्रैजेक्टरी में घूम रहा है ना। तो देखिए, सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है,
सपोज कीजिए क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेटर से हाइड्रोजन का आइटम है, उसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, आपने डाल के छोड़ दिया, आपके कैमरे फोटोज क्लिक कर रहे हैं, जब कैमरे इस फोटो क्लिक कर रहे हैं तो फोटो क्लिक करने से क्या बनेगी, पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी। बहुत सारे फोटोज क्लिक हुए, जब आपने उन सारे फोटोज को एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज किया, जब आपने उन सारे फोटोज को एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज किया तो आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स मिली। कुछ ऐसी पिक्चर्स मिली, एक पिक्चर ये है, एक पिक्चर ये है, इसके बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है ना। एक पिक्चर कुछ ऐसी मिली, जो मैं डॉट डॉट बता रहा हूँ ये वो जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरा है, ये डॉट डॉट जो मैं बना रहा हूँ ये वो जगह है जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरा है। और इन डॉट डॉट से भी ये साबित होता है कि भैया ये मॉडल जो है प्रोबेबिलिस्टिक है, क्योंकि एक डॉट के बाद अगला डॉट कहां बनेगा मैं नहीं बता सकता, एक डॉट के बाद अगला डॉट कहां बनेगा मैं नहीं बता सकता, इसलिए ये मॉडल बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है कि मुझे ये तो पता है कि एटम मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इन्हीं सब शेल्स में कहीं पे, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर वो कहां घूम रहा होगा हमें नहीं पता, वो कहां घूम रहा होगा हमें नहीं पता। तो कुछ कहानी ऐसी बनेगी, ये बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्लियर है। इन डायग्राम्स को हम लोग बच्चों कहते हैं कॉन्टर डायग्राम्स, कॉन्टोर डायग्राम्स, CONTOUR। टर्म आपके काम की नहीं है, टर्म इज नॉट फॉर योर यूज। तो देखिए अगर आपको इस तरीके के डायग्राम बनाए तो ये देखिए, ये आपको जो मैंने सफेद सफेद गोला खींचा है, कैसे, कौन सी ऑर्बिट, ये कौन सी सबशेल आपको दिखा रहा है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, खुद ही समझ गए होंगे, आप लोग होशियार बच्चे हैं। कौन सी सबशेल के दर्शन हुए आपको इसमें, यह है बच्चों S सबशेल। कितना घटिया गोला बनाया मैंने, कोई बात नहीं, यह है S सबशेल। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करके डायग्राम्स निकाले गए, मन से नहीं बना दिया डायग्राम। कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार क्या मन से बना दिया यार, स्फेरिकल क्यों बोल दिया, ये प्रिंसिपल क्यों बोल दिया, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक चीजें हैं, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक चीजें कि डायग्राम यही वाले क्यों बनाए, यही शेप क्यों बताए कि डंबल शेप भी होगा, बताए नहीं, निकाल के आए। ये देखो, ये है P सबशेल, P सबशेल, ये क्या है, P सबशेल। ऐसे ही ये देखो, ये कौन सा सबशेल है बच्चों, ये है D सबशेल। तो इस तरीके से L जो होता है ये आपको शेप बताता है, S इज स्फेरिकल, P इज डम्बल, D इज डबल डम्बल, F कॉम्प्लेक्स होता है भाई, F अपने से नहीं बन पाएगा, किताबों में नहीं बना होता, अपने से तो कहां से ही बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इससे L की सहायता से निकाला गया है सबशेल्स का शेप। L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1 और L इज इक्वल टू। क्लियर है मेरी बात, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, मेरे ख्याल से होना तो नहीं चाहिए यार, अभी तक तो सब कुछ आसान आसान सा ही चल रहा है, अभी तक सब कुछ आसान आसान से चल रहा है। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वांटम नंबर का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर M। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर M।
एम सॉरी, ये लिंड नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। इसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिंड, LEND, लिंड। और ये आपको क्या बताता है? ये आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब ऑर्बिटल क्या चीज होती है? मैंने आपसे कहा था कि ये मॉडल एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। भाई ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, हाँ या ना? मैंने कहा था ना ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढनी है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए हम इलेक्ट्रॉन के पहले शहर में गए, शहर के बाद इलेक्ट्रॉन के मोहल्ले में गए, इलेक्ट्रॉन की कॉलोनी में गए, इलेक्ट्रॉन की कॉलोनी के शेप पता लगाए कि ये भाई 3 तरह की कॉलोनी हो सकती है, एस कॉलोनी, पी कॉलोनी या डी कॉलोनी। अब इन कॉलोनी के बाद हम लोग आ गए इलेक्ट्रॉन के घर में। ऑर्बिटल वो जगह होती है, सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन, भाई पूरी कॉलोनी में तो आदमी नहीं भटक रहा होगा ना, पूरी कॉलोनी में तो आदमी नहीं भटक रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि कॉलोनी के अंदर आदमी भटक रहा है, मस्त भटक रहा है, नहीं होगा ना ऐसा। तो सबशेल के अंदर भी वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सबशेल के अंदर भी वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। चांसेस मैक्सिमम का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 95% या उससे ज्यादा होती है, उन जगहों को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। भाई किसी भी आदमी के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? उसका घर। किसी भी आदमी के मिलने की मैक्सिमम, मोहल्ले में पहुंचकर किसी को ढूंढना है, तुम्हें मेरी कॉलोनी में पहुंचकर मुझे ढूंढना है, सबसे पहले कहां जाओगे? मेरे घर ही तो जाओगे, मेरे घर ही तो जाओगे, हाँ या ना? मेरे घर ही तो जाओगे, हाँ कि ना? इसका मतलब किसी भी समय पर मेरे मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां है? घर पे। सर क्यों? घर पे तो आप मिलोगे ही मिलोगे ना। ना जरूरी थोड़ा ना भाई, मेरे हो सकता है मैं यहां क्लास ले रहा हूं तुम्हारी, मैं घर पे हूं ही ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी, इसलिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है। हो सकता है मैं सब्जी लेने गया हूं, हो सकता है मैं कहीं बाहर गया हूं, राशन लेने गया हूं, खाना खाने गया हूं, कुछ भी करने जा सकता हूं, हाँ कि ना? इसका मतलब ये सारी की सारी जो कहानी है प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये क्या था, कैसे आया, लिंड ने क्या सोच के इसे प्रपोज किया, कौन कौन सी बातें लिंड ने हमें बताई, इन सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगा अगले लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जो कि ट्यूसडे को आएगा 14 को। और 14 के बाद फिजिकल केमिस्ट्री पर थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पर हम थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे और आप लोगों के लिए शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुछ दिनों बाद, अब कुछ दिनों तक आपको इनऑर्गेनिक सीखनी है, क्योंकि फिजिकल के जितने भी आगे के टॉपिक्स हैं उनमें हम इनऑर्गेनिक का थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। इसलिए इनऑर्गेनिक का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमें जरूरी है कि हमें इनऑर्गेनिक भी आती हो। इसलिए अब हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे फिजिकल के बाद, ठीक है? तो तब तक के लिए अगली क्लास के लिए आप लोग एक्साइटेड है? तो जो एम की कहानी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अगली क्लास के लिए, भाई एम की कहानी सुनाने के लिए। इसलिए अगली क्लास में बड़ा मजा आने वाला है आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के एडवेंट की कहानी कहां से आया, जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट नाम सुना था ना, रटा हुआ था ना नाम, कि जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, याद है? जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे सामने, और वहां से लिंक करूंगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस तरीके से आया। स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम करेंगे फिलिंग के रूल्स। 4 रूल हमें पढ़ने हैं, ऑफ बाउ नहीं 3 रूल तो पढ़ने हैं, ऑफ बाउ पॉली हुंड, है ना? ऑफ बाउ पॉली हुंड, वो रूल्स पढ़ेंगे फिलिंग के, और फिलिंग के रूल्स पढ़ के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते, इज इट क्लियर? चलिए, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। ईश्वर आपका भला करे, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।